हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट क्या होते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल करके एक्सरे ट्यूब की लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आपने डिफरेंट टाइप के एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली दो तरह के एक्सरे ट्यूब अवेलेबल हैं, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब एंड रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। अगर बात की जाए स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की, तो यहाँ पर जो एनोड टारगेट होता है वो फिक्स होता है कॉपर ब्लॉक में, जो हीट को डेसिपेट करने में हेल्प करता है। लेकिन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में एनोड टारगेट एक स्ट्रिप होती है विच इज़ माउंटेड ऑन अ सर्कुलर डिस्क, और एक्सपोजर के दौरान यह डिस्क बहुत तेज़ गति से रोटेट करती है, जिसकी वजह से एनोड टारगेट से हीट आसानी से डेसिपेट हो जाती है। अगर बात की जाए एक्सरे प्रोडक्शन की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फिलामेंट करंट अप्लाई करते हैं तो फिलामेंट हीटअप होता है और थर्मियोनिक इमिशन की वजह से फिलामेंट के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है, और इस क्लाउड को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब जब हम केवीपी अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और हाई स्पीड के साथ ये एनोड के फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं, जो टंगस्टन और रीनियम का बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 99% हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केवल 1% एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब कितनी इनएफिशिएंटली काम करती है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है इतनी मात्रा में फोकल स्पॉट पर हीट का जनरेट होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल स्पॉट से अगर हीट प्रॉपरली डेसिपेट नहीं होती है, अगर यहाँ से ये हटती नहीं है, तो एनोड मेल्ट हो सकता है और इसकी वजह से एक्सरे ट्यूब खराब हो सकती है। चलिए एक बात और जान लीजिए कि जो लोड आप एक्सरे ट्यूब को दे रहे हो, मतलब जो हैवी एक्सपोजर आप दे रहे हो एक्सरे ट्यूब में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उससे कितनी हीट जनरेट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सरे करते हो तो केवीपी, एमए और एक्सपोजर टाइम को सेलेक्ट करते हो, और जब आप एक्सपोज करते हो तो थर्मल एनर्जी को जनरेट करते हो। मतलब एक्सरे ट्यूब का जो फोकल स्पॉट है वहाँ पर आप हीट को जनरेट कर रहे हो। अगर जो आपने हीट जनरेट करी है वो ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी को अगर एक्सीड करता है, तो एक्सरे ट्यूब के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, जो हीट जनरेट हो रही है एक्सरे ट्यूब में, उसको हम एक स्पेशल यूनिट में मेज़र करते हैं, इसको बोलते हैं हम HU, हीट यूनिट। इसको आप हॉन्सफील्ड यूनिट से कंपेयर मत कीजिएगा, वो एक अलग चीज़ है। सो बाय डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन एक्सपोजर इज एक्सप्रेस एज ए हीट यूनिट। देखिए, वैसे तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, लेकिन हम यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम HU, विच इज़ हीट यूनिट। एंड हीट यूनिट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ KVP, MA एंड एक्सपोजर टाइम, और इसकी वैल्यू हर जनरेटर के लिए अलग अलग होती है। अगर हम सिंगल फेज जनरेटर की बात की जाए तो हीट यूनिट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ KVP, MA एंड सेकेंड। KVP यहाँ पर वोल्टेज है, MA इज़ अ ट्यूब करंट, सेकेंड इज़ एक्सपोजर टाइम। अगर बात की जाए 3 फेज 6 पल्स जनरेटर की, तो यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर आ जाता है वेव फॉर्म फैक्टर, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.35। तो हमारा हीट यूनिट का फॉर्मूला हो गया 1.35 इंटू KVP इंटू MA इंटू सेकेंड्स। अगर बात की जाए 3 फेज 12 पल्स जनरेटर की, तो यहाँ पर वेव फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.41। तो हीट यूनिट की वैल्यू हो गई 1.41 इंटू KVP इंटू MA इंटू सेकेंड्स। और उसी प्रकार हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के लिए वेव फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.44। तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना ज़रूरी है कि 3 फेज जनरेटर या हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर की वजह से एनोड पर जो हीट जनरेट हो रही है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर वेव फॉर्म फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज मिलती है वो काफ़ी यूनिफॉर्म मिलती है, और जिसकी वजह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी एनोड पर काफ़ी यूनिफॉर्मली होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप जब एक्सपोजर देते हो तो एक्सरे ट्यूब में हीट जनरेट होती है और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एनोड के फोकल स्पॉट पर होती है। कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए एनोड से हीट डेसिपेट होती है, और उनमें से प्रमुख है रेडिएशन, सेकंड इज़ कंडक्शन, थर्ड इज़ कन्वेक्शन। रेडिएशन इज़ अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। For example, anode glow red hot
इट ऑलवेज इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा पे हीट जनरेट होती है, और अपने को कूल डाउन करने के लिए एनोड जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन एंड इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बाय कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। चलिए स्टेशनरी एनोड ट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो टंगस्टन का टारगेट होता है वो कॉपर ब्लॉक में फिक्स होता है। टंगस्टन टारगेट से कॉपर ब्लॉक में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू ही होती है। थर्ड मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन and it is the movement of a heated substance from one place to another. For example, transfer of heat from tube housing to the atmosphere. Now let us see how heat is transferred or dissipated from the focal spot, or you can say track. In most X-ray tube, the area with smallest heat capacity is the focal spot area, or you can say track, and is a point where maximum heat is generated. From this area, the heat is moved by conduction through the anode body and by radiation to the tube housing. Heat is also transferred by radiation from the anode body to the tube housing. कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फोकल स्पॉट पर स्ट्राइक करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा पे हीट जनरेट होती है, और इसका यहाँ से डेसिपेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल स्पॉट से हीट एनोड बॉडी पर ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन, क्योंकि ये इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। एनोड बॉडी और फोकल स्पॉट दोनों से ही रेडिएशन के थ्रू जो हीट होती है वो ट्यूब हाउसिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा ट्यूब ऑयल के थ्रू भी हीट ट्यूब हाउसिंग में ट्रांसफ़र होती है। अंत में ट्यूब हाउसिंग से हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। देखिए अगर बात की जाए हीट कैपेसिटी की, देन हीट कैपेसिटी इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट साइज और मास और स्पेसिफिक हीट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हीट कैपेसिटी लार्ज है तो आप देखेंगे इस पर जो टेम्परेचर जो रेज होगा वो स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट विथ स्मॉल हीट कैपेसिटी। यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एडेड बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लार्ज फोकल स्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और अगर आपने कोई हैवी एक्सपोजर दिया है तो आप देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर रेज आपको कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फोकस स्पॉट विथ स्मॉल हीट कैपेसिटी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ट्यूब रेटिंग चार्ट क्या होते हैं, आपका जानना ज़रूरी है कि ट्यूब रेटिंग होती क्या है। देखिए जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, स्पेशली गेमिंग फ़ोन, तो आप प्रोसेसर पर बहुत ध्यान रखते हो, जैसे प्रोसेसर कितना पावरफुल है, और इस बात का भी ध्यान रखते हो कि गेमिंग करते समय क्या कोई हीटिंग इशू तो नहीं है। उसी प्रकार जब हम एक्स-रे ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बेसिकली हमें बताती है कि एक्स-रे ट्यूब को बिना नुकसान पहुंचाए हम उस पर कितना लोड या पावर दे सकते हैं कि एक्स-रे ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी एक्सीड ना हो। सो यू कैन से ट्यूब रेटिंग्स आर इनपुट पैरामीटर लाइक KVP, MA एंड एक्सपोजर टाइम that can safely use during its operation without causing damage to the X-ray tube itself. ट्यूब रेटिंग बेसिकली इनपुट पैरामीटर होते हैं जैसे KVP, MA, एक्सपोजर टाइम, जिसे आप एक्स-रे ट्यूब पर अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्स-रे ट्यूब को नुकसान पहुंचाए, एंड इट इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल एक्स-रे ट्यूब। यू कैन आल्सो से दैट इट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल किलोवाट इन 0.1 सेकेंड। अगर बात की जाए पावर रेटिंग की तो आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स-रे ट्यूब की, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो है KVP और करंट जो होता है वो है MA। तो अगर आप सिंगल फेज जनरेटर के लिए अगर पावर रेटिंग निकाल रहे हो तो आपको इस मल्टीप्लिकेशन को 0.7 से इंटू करना पड़ेगा, और अगर आप निकाल रहे हो 3 फेज जनरेटर के लिए तो आपको इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्स-रे ट्यूब है जो मैक्सिमम 100 KVP और 500 MA पे ऑपरेट कर रही है, तो हमें इसकी पावर रेटिंग निकालनी है। मैंने आपको बताया था पावर रेटिंग का फॉर्मूला होता है KVP इंटू MA इंटू 1। अगर आप 3 फेज जनरेटर के लिए निकाल रहे हैं मतलब 100 इंटू 500 इंटू 1। अब हम KVP को करेंगे वोल्ट में कन्वर्ट और MA को करेंगे हम एम्पियर में। तो पावर रेटिंग हो गई 1 लाख वोल्ट इंटू 0.5 इंटू 1
विच इज़ इक्वल टू 50,000 वाट, यू कैन ऑल्सो से 50 किलो वाट। और हम ये कह सकते हैं इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 50 किलो वाट। देखिए, अगर आपको किसी मशीन की पावर रेटिंग या मैक्स रेटिंग देखनी है तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर को देखना होगा। उसमें एक चिट लगी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं, जैसे मशीन का नाम, मैन्युफैक्चरिंग कोड, मशीन का मॉडल नंबर क्या है, मशीन का सीरियल नंबर क्या है। इसके साथ साथ मशीन की जो इनपुट सप्लाई की जानकारी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जैसे मशीन सिंगल फेज़ में काम कर रही है या ट्रिपल फेज़ में काम कर रही है। इसके अलावा जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको AERB का नंबर भी देखने को मिलेगा। और अंत में मैक्स रेटिंग के बारे में लिखा होता है, जिसके टिपिकल वैल्यू 5 से 100 किलो वाट होती है और ये निर्भर करता है उसके फोकस पॉट साइज़ पर। तो अगर किसी एक्सरे ट्यूब का फोकस पॉट साइज़ लार्ज है तो उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर फोकस पॉट साइज़ कम है तो हीट कैपेसिटी भी कम होगी। When considering tube rating, there are three characteristics of X-ray tube that we encountered. First, the ability of X-ray tube to withstand single exposure, सिंगल एक्सपोजर को बर्दाश्त करने की क्षमता। सेकंड, एबिलिटी ऑफ एक्सरे ट्यूब टू फंक्शन डिस्पाइट रैपिड एक्सपोजर, रैपिड एक्सपोजर को बर्दाश्त करने की क्षमता। थर्ड, द एबिलिटी ऑफ एक्सरे ट्यूब टू विथस्टैंड मल्टीपल एक्सपोजर ड्यूरिंग सेवरल आवर ऑफ हैवी यूजेस। देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्यूब रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोकल स्पॉट साइज़। मैंने आपको बताया था कि फोकल स्पॉट साइज़ ही वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर फोकल स्पॉट साइज़ लार्ज है तो उसकी एबिलिटी हीट को डेसिपेट करने की ज़्यादा होगी, देयरफॉर हायर हीट लोडिंग कैपेसिटी एंड ट्यूब रेटिंग्स। देखिए, अगर बात की जाए एनोड रोटेशन की तो यह हीट को डेसिपेट करने में बहुत सहायक होते हैं। मैंने आपको स्टेशनरी एनोड ट्यूब के बारे में बताया था, जिसमें टंगस्टन टारगेट एक स्मॉल बटन होता है जो कॉपर के ब्लॉक में फिक्स होता है, जबकि रोटेटिंग एनोड ट्यूब में टंगस्टन टारगेट एक स्ट्रिप होती है जो मॉलिब्डेनम डिस्क पर माउंटेड होती है और यह डिस्क एक्सपोजर के दौरान बहुत तेज़ गति से रोटेट करती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करने के लिए अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है और इसी वजह से एनोड टारगेट में जनरेट होने वाली हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए इन ट्यूब्स की रेटिंग्स काफ़ी अधिक होती है। देखिए, अगर बात की जाए केवी वेव फॉर्म की तो इसमें जो कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स होते हैं वो हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वजह से जो उनकी रेटिंग्स होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर में रिपल फैक्टर कम देखने को मिलता है। ये जनरेटर यूनिफॉर्म वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं विच लीड्स टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, दस हायर ट्यूब रेटिंग्स। अगर बात की जाए एनोड एंगल की, the relation between focal spot width and the size of the projected focal spot is determined by the anode angle। अगर मैं सिंपली मैं आपको समझाऊँ तो हीट कैपेसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनोड एंगल के। अगर किसी एक्सरे ट्यूब का एनोड एंगल कम है या स्मॉल है तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन उसका जो फील्ड साइज़ है वो कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट। हमारे पास 3 तरह के ट्यूब रेटिंग चार्ट होते हैं। पहला है रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, दूसरा है एनोड कूलिंग चार्ट, तीसरा है हाउस कूलिंग चार्ट। इसको हम ट्यूब हाउस कूलिंग चार्ट भी कहते हैं। तो इस स्लाइड में हम अपना मेन फोकस रखेंगे रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट के ऊपर। सो बाय डेफिनेशन दिस चार्ट इंडिकेट्स द मैक्सिमम एक्सपोजर वैल्यू दैट मे बी मेड विदाउट डैमेज टू द एक्सरे ट्यूब। The x-axis and y-axis shows the scale of two radiographic parameters of kVp and Ma. For a given Ma, any combination of kVp and time that lies below the Ma curve is safe. If unsafe exposure is made, the tube might fail abruptly. देखिए, आपके लिए मैंने रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट को ड्रॉ किया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको केवीपी दिखाई देगा, एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कुछ कर्व दिखाई देंगे लाइक 500 MA कर्व, 400, 300, 200 एंड 100 MA। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सरे ट्यूब की कुछ स्पेसिफिकेशन भी मेंशन मिलेगी, इसके आधार पर इन कर्व्स की शेप तय होती है। फॉर एग्जांपल कि ये किस फेज पे काम कर रहे हैं, फोकल स्पॉट साइज़, एनोड एंगल। इसके अलावा यहाँ पे एनोड की जो स्पीड है रोटेशन की वो भी मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेंशन है 10,000 राउंड्स पर मिनट। अगर इन ट्यूब स्पेसिफिकेशंस की वैल्यू
अगर डिफरेंट है तो कर्व की शेप भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट बेसिकली सेफ एक्सपोजर पैरामीटर के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें ट्यूब पर अप्लाई करने पर एक्सरे ट्यूब डैमेज नहीं होती। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट देखे होंगे। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक आप एक्सरे ट्यूब को डैमेज होने से बचा सकते हैं। चलिए कुछ एक्सपोजर फैक्टर के एग्जाम्पल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट के अकॉर्डिंग ये फैक्टर ट्यूब के लिए सेफ है कि नहीं है। मान लीजिए आप 500 mA पे काम कर रहे हैं तो आपको 500 कर्व इस चार्ट में लोकलाइज करना है। अगर मान लीजिए आप एक्सपोजर फैक्टर दे रहे हैं 60 kVp एट 0.06 सेकेंड्स तो आपको उसे ग्राफ में लोकलाइज करना है और इनकी लाइन को एक्सटेंड करना है और जहाँ पे ये काटने हैं उस पॉइंट को लोकलाइज करना है। अगर ये पॉइंट 500 कर्व के नीचे है या उसके लेफ्ट साइड में तो आप कह सकते हैं ये एक्सपोजर फैक्टर सेफ है। अगर मैं KVP की वैल्यू सेम रखूं और टाइम कर दूं 0.2 सेकेंड और ग्राफ में इसको लोकलाइज करूं तो आप देखेंगे कि ये जिस पॉइंट पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स काट रहे हैं वो आपका जो MA की जो लाइन है, कर्व लाइन है, उसके ऊपर है या राइट साइड में, तो आप कह सकते हैं ये एक्सपोजर फैक्टर अनसेफ है। चलिए दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर हमने 300 mA को सिलेक्ट किया और एक्सपोजर फैक्टर है 90 kVp एंड 0.01 सेकेंड, अगर हम इसको चार्ट में लोकलाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये 300 mA की जो कर्व लाइन है उससे नीचे है, लेफ्ट साइड में है, तो ये सेफ है। चलिए अगर हम KVP को सेम रखते हैं और टाइम को 0.6 सेकेंड करते हैं और इसको लोकलाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 300 mA की जो कर्व लाइन है उससे ऊपर है या उसके राइट साइड में, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सपोजर फैक्टर ट्यूब के लिए सेफ बिल्कुल नहीं है। Next chart is known as anode cooling chart and it says the thermal capacity of a anode and its heat dissipation characteristic are contained in a rating chart known as anode cooling chart। देखिए anode cooling chart basically anode की thermal capacity के बारे में बताता है, मतलब वो कितनी हीट को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा वो उसकी हीट डेसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हमको जानकारी देता है। और एनोड कूलिंग चार्ट फिलामेंट के साइज़ या एनोड रोटेशन की जो स्पीड है उस पर निर्भर नहीं करता है। एनोड कूलिंग चार्ट बेसिकली आपको ये जानकारी देता है कि अगर आपने कोई एक्सपोजर दिया है या एक्सरे ट्यूब पर कोई लोड दिया है तो कितने समय बाद आप वो सेम एक्सपोजर दोबारा ट्यूब पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने एनोड कूलिंग चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है और इसके वाई एक्सिस में है 1000 हीट यूनिट और एक्स एक्सिस में है टाइम विच इज़ इन मिनट। देखिए आपको एनोड कूलिंग चार्ट रीड करना भी आना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू दिस एनोड कूलिंग चार्ट आप बताइए कि इस ट्यूब की जो मैक्स हीट लोड कैपेसिटी क्या है, तो आपको ना टॉप की वैल्यू को देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3,50,000 HU और यही इसकी मैक्स हीट लोड कैपेसिटी है और इस ट्यूब को कम्प्लीटली कूल डाउन होने में 15 मिनट लगेगा। अगर आप इस एनोड कूलिंग चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ कूलिंग है शुरुआत में बहुत फास्ट है, लेकिन एंड में ये जो रेट ऑफ कूलिंग है बहुत स्लो हो जाती है। इसके पीछे कुछ कारण है, चलिए वो देखते हैं। सो द रेट ऑफ कूलिंग इज़ रैपिड एट फर्स्ट एंड स्लो डाउन एज द एनोड कूल्स। It is because of Stephen Boltzmann law and it states that the amount of thermal energy radiated per unit area is proportional to the fourth power of temperature। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्यूब की मैक्स हीट लोडिंग कैपेसिटी है 3,50,000 और इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने में 15 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यदि आप ट्यूब पर कोई लोड देते हैं या एक्सपोजर फैक्टर अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से 2 लाख HU हीट जनरेट होती है तो क्या आप बिना इंतज़ार किए सेम एक्सपोजर फैक्टर को रिपीट कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने पहले एक्सपोजर से 2 लाख HU हीट जनरेट की है और बिना इंतज़ार किए सेम एक्सपोजर को रिपीट किया है तो सेम अमाउंट की हीट जनरेट होगी, मतलब 2 लाख HU। तो टोटल जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख HU, जो इस ट्यूब की मैक्स हीट लोड कैपेसिटी को एक्सीड कर रही है विच इज़ 3,50,000 HU। अब सवाल उठता है कि सेम लोड के एक्सपोजर को रिपीट करने के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसे पता करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको मैक्स हीट लोड कैपेसिटी से 2 लाख HU को माइनस करना है, जो हो गया 3,50,000 माइनस 2 लाख HU विच इज़ इक्वल टू 1,50,000 HU।
अब आपको 2 लाख एंड 1.5 लाख एच को इस कर्व में मार्क करना है और स्केल की मदद से आपको इन पॉइंट से एक्स एक्सिस तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट करेंगी वहाँ आपको इनके रिस्पेक्टिव टाइम मिल जाएंगे, विच इज़ 2 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली। अब हमको इनके रिस्पेक्टिव टाइम मिल गए हैं तो हमें सिंपली इनको माइनस कर देना है, विच इज़ 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो आपको सेम लोड का एक्सपोजर को रिपीट करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा। The next cooling chart is known as house cooling chart. The cooling chart for the housing of X-ray tube has the similar shape to that of the anode cooling chart. देखिए जो हाउस कूलिंग चार्ट का जो शेप होता है वो देखने में एनोड कूलिंग चार्ट की तरह ही लगता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस में हीट यूनिट्स हैं और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। हाउस कूलिंग चार्ट बेसिकली शोज द एबिलिटी ऑफ ए इंटायर ट्यूब हाउसिंग टू विथस्टैंड हीट। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ट्यूब हाउसिंग होती है वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। आप देख सकते हैं कि ट्यूब हाउसिंग की जो मैक्स हीट कैपेसिटी है उसकी रेंज जो होती है वो मिलियंस में होती है। यही कारण है कि इन्हें कूल डाउन होने में काफ़ी समय लगता है। देयरफॉर कंप्लीट कूलिंग आफ्टर मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रिक्वायर 1 to 2 आवर्स। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जिसकी मदद से आप एक्स-रे ट्यूब की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको जल्दी ख़राब होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो एक्स-रे ट्यूब रेटिंग चार्ट पर बेस्ड है तो पहले 5th पॉइंट को देख लेते हैं। एंड इट सेज फॉलो एक्स-रे ट्यूब रेटिंग चार्ट। ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज प्रोवाइड चार्ट्स showing recommended warm up and maximum load exposures for their tubes। देखिए ट्यूब मैन्युफैक्चरर जब मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ साथ आपको रेटिंग चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेफ एक्सपोजर, रिकमेंडेड वार्म अप प्रोसीजर, एनोड और ट्यूब हाउसिंग की मैक्स हीट लोड कैपेसिटी की जानकारी दी होती है, जिसे फॉलो करके आप एक्स-रे ट्यूब को ख़राब होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमाइज फिलामेंट बूस्ट टाइम। देखिए हमें फिलामेंट बूस्ट टाइम कम से कम रखना चाहिए। यदि आप फिलामेंट बूस्ट टाइम ज़्यादा रखेंगे तो आप फिलामेंट को अननेसेसरी हीटअप करोगे जिसकी वजह से फिलामेंट बर्नआउट या इवेपोरेट हो जाएगा और ट्यूब ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट प्रेस द एनोड रोटेटर बटन अननेसेसरली एज दे शॉर्टन द लाइफ ऑफ बेयरिंग। देखिए जो एनोड रोटेटरी बटन है उसे अननेसेसरी प्रेस करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से बेयरिंग्स ख़राब हो सकती हैं और एक बार अगर बेयरिंग्स ख़राब हो जाती हैं तो एनोड प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से ट्यूब का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप पॉइंट नंबर 15 को देखें वहाँ मैंने मेंशन किया है कि अगर आपको एक्स-रे ट्यूब के रोटर से कोई लाउड साउंड आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्स-रे ट्यूब का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इंजीनियर से उसको ठीक कराइए, नहीं तो मशीन बिल्कुल बैठ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनोड शुड बी वार्म अप बिफोर एक्चुअल एक्सपोजर इज़ मेड। देखिए यदि आप मॉर्निंग में एक्स-रे मशीन को ऑन करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत हैवी एक्सपोजर फैक्टर से नहीं करनी है। यदि आप कोल्ड एनोड पर हैवी लोड देंगे तो एनोड पर क्रैक बन सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि हमें ट्यूब में वार्म अप प्रोसीजर करने चाहिए, जहां शुरुआत हम स्मॉल एक्सपोजर फैक्टर से करते हैं, देन वी ग्रेजुअली इंक्रीज द एक्सपोजर फैक्टर्स। और यही कारण है कि हाई केवीपी और एमए सेटिंग का प्रयोग हमें कोल्ड एनोड पर कभी भी नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट अलाउ ओवर हीटिंग ऑफ फिलामेंट बाय रिपीटेड एक्सपोजर इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिपीटेड एक्सपोजर ट्यूब पर अप्लाई नहीं करने हैं जिसकी वजह से फिलामेंट ओवरहीट हो सकता है और एक्स-रे ट्यूब ख़राब हो सकती है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट यू शुड मेंटेन अ गैप बिटवीन टू एक्सपोजर so that anode get enough time to cool down. Point number 7, do not rotate the tube housing repeatedly from one position to another. देखिए एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जल्दी जल्दी रोटेट नहीं करना चाहिए। कीप द विंडो ऑफ एक्स-रे ट्यूब क्लीन। हमें एक्स-रे ट्यूब की विंडो को क्लीन रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पीरियोडिक कैलिब्रेशन ऑफ एक्स-रे यूनिट मस्ट बी डन। देखिए एक्स-रे मशीन्स को समय समय पर कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि
सीटी मशीन्स को कुछ स्पेसिफिक आवर्स के बाद कैलिब्रेट किया जाता है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस इज क्रिटिकल फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ एक्सरे ट्यूब। देखिए, एक्सरे ट्यूब को मेंटेन रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो आपको रेगुलरली करानी चाहिए ताकि मशीन स्मूथली परफॉर्म करे। अगर मशीन में कोई फॉल्ट आता है तो इसकी जानकारी भी आपको सर्विस इंजीनियर को देनी चाहिए। नीड टू स्विच ऑफ द एक्सरे यूनिट व्हेन वर्क इज़ ओवर टू अवॉइड द फिलामेंट फेलियर। देखिए, अगर आपका काम ख़त्म हो गया है तो आपको मशीन को बंद कर देना चाहिए या स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप फिलामेंट फेलियर को होने से बचा सकते हैं। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द लोएस्ट नेसेसरी पावर एंड लार्जेस्ट पॉसिबल फोकल स्पॉट। देखिए, अगर आप मशीन पर एक्सपोजर फैक्टर या लोड दे रहे हैं तो कोशिश करें कि वो लोएस्ट पावर या लोड के हों और लार्जेस्ट पॉसिबल फोकल स्पॉट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लार्ज फोकल स्पॉट की हीट लोडिंग कैपेसिटी एंड हीट डिसिपेशन रेट काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, मैं भी जानता हूँ कि हर वक्त लार्ज फोकल स्पॉट साइज़ का सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ टेक्निक होती है जहाँ पर हमें स्मॉल फोकल स्पॉट साइज़ का भी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोशिश कीजिए जो एक्सपोजर फैक्टर हैं, वो लोड जो आप दे रहे हैं मशीन पर, वो कम हो, so that the anode thermal capacity of the X-ray tube, or you can say the heat dissipation rate of the target, should not exceed. When possible, always try to use the lower possible MA settings. देखिए, अगर आप lower MA setting का इस्तेमाल करेंगे ना, वो ट्यूब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के एक्सरे ट्यूब फेलियर्स होते हैं और उनके पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे आप एक्सरे ट्यूब को ख़राब होने से बचा सकते हैं, मतलब रेमेडीज़।